आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो सबसे पहले इसमें है द लंग डेवलपमेंट। जो लंग डेवलपमेंट है वो 5 स्टेजेस में होती है। बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ लंग बड फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी डिवर्टिकुलम। तो जो लंग डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है लंग बड की फॉर्मेशन से, और लंग बड जो है वो डिस्टल एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी डिवर्टिकुलम से बनता है ड्यूरिंग द वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट। वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट में लंग बड रेस्पिरेटरी डिवर्टिकुलम के डिस्टल एंड से बनता है। उसके बाद आते हैं इसके 5 स्टेजेस। एक है एम्ब्रियोनिक, एक है स्यूडो ग्लैंडुलर, फिर है कैनालिक्यूलर, सेक्यूलर और एल्वियोलर। तो सबसे पहले है एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक में वीक 4 से लेके वीक 7 तक है। तो इसमें लंग बर्ड से बनेगा ट्रैकिया, ट्रैकिया से बनेंगे ब्रोंकियल बर्ड्स, फिर मेन स्टेम ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी यानी लोबर ब्रोंकाई, फिर टर्शरी यानी सेगमेंटल ब्रोंकाई। तो इसमें जो ब्रोंकाई है वो तीनों किस्म के बन रहे हैं। एक मेन स्टेम ब्रोंकाई है, एक सेकेंडरी यानी लोबर ब्रोंकाई है, एक टर्शरी यानी सेगमेंटल ब्रोंकाई है। तो ये ब्रोंकाई जो है वो 3 किस्म के इसमें बन रहे हैं। एरर्स एट दिस स्टेज कैन लीड टू द ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हो जाए तो उससे ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है। स्यूडो ग्लैंडुलर, ठीक है, स्यूडो ग्लैंडुलर वीक 5 से लेके वीक 17 तक है। यानी अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज ख़त्म नहीं हुआ होगा तो स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एंडोडर्मल टब्यूल्स होंगे कुछ। एंडोडर्मल टब्यूल्स से बनेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो हमने देखा कि ब्रोंकाई तो सारे के सारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन गए थे, लेकिन अभी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स नहीं बने थे। तो वो एंडोडर्मल टब्यूल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन जाएंगे, सराउंडेड बाय द मोडस कैपिलरी नेटवर्क, और इनके इर्द गिर्द एक कैपिलरी नेटवर्क बन जाएगा। रेस्पिरेशन इज इम्पॉसिबल इनकम्पैटिबल विद लाइफ। और अगर यहाँ पे कोई मसला हो जाए तो फिर रेस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी और इनकम्पैटिबल विद लाइफ। कैनालिक्यूलर वीक 16 से लेके वीक 25 तक है। यानी कि अभी स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज चल रहा होगा तो ख़त्म होने में बस 1 वीक रह गया होगा, क्योंकि 17 में इसने ख़त्म होना था। कैनालिक्यूलर ने 16 ही से स्टार्ट हो जाना है। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन गए थे। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स ने आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बना देने हैं, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स से आगे अल्वियोलर डक्ट्स बन जाने हैं, सराउंडेड बाय द प्रोमिनेंट कैपिलरी नेटवर्क। तो इसमें हमने देखा कि जो स्यूडो ग्लैंडुलर है उसमें मोडस कैपिलरी नेटवर्क था, लेकिन इसमें जो है वो प्रोमिनेंट कैपिलरी नेटवर्क होगा। और इसमें हमने देखा कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन रहे थे स्यूडो ग्लैंडुलर में, लेकिन कैनालिक्यूलर में मज़ीद आगे जो है वो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बन जाएंगे और अल्वियोलर डक्ट्स तक यहाँ पे कंप्लीजन हो जाएगी। एयरवेज इंक्रीज इन डायमीटर, न्यूमोसाइट्स डेवलप स्टार्टिंग एट वीक 20, रेस्पिरेशन कैपेबल एट वीक 25। अब यहाँ पे ये होगा कि जो एयरवेज है उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। एयरवेज का डायमीटर यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। कुछ सेल्स हैं जो जिन्हें हम कहते हैं न्यूमोसाइट्स, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। 20 वीक में उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, और रेस्पिरेशन जो है वो पूरी तरह से जो कैपेबल है वो वीक 25 तक हो जाएगी। यानी कि जहाँ पे कैनालिक्यूलर स्टेज ने एंड होना है वहाँ पे रेस्पिरेशन ने कैपेबल होना है। उसके बाद आता है सेक्यूलर स्टेज, जिसमें वीक 24 से लेके बर्थ तक जो है वो इसमें होगा। तो इसमें अल्वियोलर डक्ट से आगे टर्मिनल सैक्स बनेंगे। टर्मिनल सैक्स आर सेपरेटेड बाय द प्राइमरी सेप्टे। तो अल्वियोलर डक्ट से आगे टर्मिनल सैक्स बनेंगे। टर्मिनल सैक्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट हुए होंगे क्योंकि उनके बीच जो है वो प्राइमरी सेप्टे प्रेजेंट होंगे। अल्वियोलर स्टेज जो है वो वीक 36 से लेके 8 ईयर्स तक चलेगा, यानी कि ये पोस्ट नेटल लाइफ में भी चलता रहेगा। अब इसमें टर्मिनल सैक्स से अडल्ट अल्वियोलाई बनेंगे ड्यू टू द सेकेंडरी सेप्टेशन। तो उन के अंदर जो है वो सेप्टेशन होगी, तो प्राइमरी सेप्टाई जो है वो अब कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू दी अडल्ट अल्वियोलाई। ठीक है, तो अब अडल्ट अल्वियोलाई बनेंगे और उसमें सेकेंडरी सेप्टेशन हो रही होगी। इन यूट्रो ब्रीथिंग अकर्स बाय द एस्पायरेशन एंड द एक्सपायरियन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो यूट्रो के अंदर यानी यूट्रस के अंदर जो ब्रीथिंग हो रही होती है वो सारी के सारी एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से हो रही होती है।
उसी की एस्पायरेशन होती है, उसी की एक्सपलियन होती है। इंक्रीज इन पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस थ्रू गैस्ट्रेशन, इसी वजह से उस दौरान में पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन एट बर्थ एयर रिप्लेसेस फ्लूइड, लेकिन एट बर्थ में जो है वो फ्लूइड की जगह यानी एमनियोटिक फ्लूइड की जगह एयर ले लेती है। इस वजह से पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम ये चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट में जो है जो सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ है उसको ही प्रेजेंट किया हुआ है। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है वो हमने देखा कि 4 से लेके 7 वीक तक चलता है। ठीक है, 4 से लेके 7 वीक तक सबसे पहले एम्ब्रियोनिक पीरियड है। और इसमें ट्रेकिया होता है, ब्रोंकाई होते हैं, और ब्रोंकाई तीनों किस्म के होते हैं। एक मेन स्टेम ब्रोंकाई, एक सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई, और एक टर्शरी जो है वो सेगमेंटल ब्रोंकाई। उसके बाद स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है 5 वीक से। तो हमने ये भी देखा था कि अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज ख़त्म नहीं हुआ होता जबकि स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज स्टार्ट हो जाता है। फिर इसने जाना है स्यूडो ग्लैंडुलर 17 वीक्स तक, और इसमें बनने हैं स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज में बनते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज के अंदर जो बन रहे हैं वो है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। फिर कैनालिक्यूलर स्टेज स्टार्ट हो जाता है। कैनालिक्यूलर स्टेज ने 16 से लेकर 25 वीक्स तक एक्सटेंड करना है, और इसके अंदर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद जो बनते हैं वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और अल्वियोलर डक्ट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैनालिक्यूलर में जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और अल्वियोलर डक्ट्स हैं। इसके बाद हमने देखा कि 25 वीक से रेस्पिरेशन कैपेबल हो जाती है, और यहाँ से फिर हमने देखा कि सेक्यूलर स्टेज स्टार्ट हो रहा है। सेक्यूलर स्टेज जो है वो 24 वीक से स्टार्ट होता है और ये बर्थ तक जाएगा, और इसने बनानी है अल्वियोलर डक्ट्स। ठीक है, सेक्यूलर स्टेज ने अल्वियोलर डक्ट्स से टर्मिनल सैक्स बना देने हैं, और टर्मिनल सैक्स की जो सेपरेशन है वो प्राइमरी सेप्टेशन के थ्रू हो रही होगी। फिर हमने देखा कि वीक 36 से ही जो है वो अल्वियोलर स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, और ये फिर पोस्ट नेटल लाइफ तक जाएगा, उसके भी 8 ईयर्स तक। तो यहाँ पे बनेंगे टर्मिनल सैक्स से अडल्ट अल्वियोलाई। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो किस तरीके से अल्वियोलाई बनते हैं, यानी कि एट बर्थ अल्वियोलाई प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ टर्मिनल सैक्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन 8 ईयर्स का जो जो बच्चा हो रहा होगा उसके अल्वियोलाई बन रहे होंगे। तो और ये अल्वियोलाई की जो सेपरेशन है वो सेकेंडरी सेप्टेशन से हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेनल एट्रीसिया। दिस इज द ब्लॉकेज ऑफ द पोस्टेरियर नेजल ओपनिंग। पोस्टेरियर नेजल ओपनिंग के ब्लॉकेज को कहते हैं क्वेनल एट्रीसिया। ऑफन एसोसिएटेड विद द बोनी एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द मिड फेस। मिड फेस की कोई ना कोई बोनी एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये ब्लॉकेज हो रही होती है। इट इज़ मोस्ट ऑफन यूनिलेटरल, ये यूनिलेटरल होती है, यानी कि सिर्फ एक पोस्टेरियर नेजल ओपनिंग ब्लॉक हो रही होगी। व्हेन इट इज़ बायलेटरल, लेकिन अगर ये बायलेटरल हो जाए तो ऑब्वियस है कि ये एक एमरजेंसी होगी। एंड इट प्रेजेंट्स विद द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और फिर उस टाइम पे अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। नॉइजी ब्रीथिंग एंड साइनोसिस, तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, नॉइजी ब्रीथिंग होगी, और साइनोसिस होगी। डेट वर्सन ड्यूरिंग फीडिंग एंड इम्प्रूव्स विद क्राइंग, और ये जो साइनोसिस होगी ये ज़्यादा तब होगी जब फीडिंग करा रहे होंगे, और क्राइंग के दौरान ये इम्प्रूव होगी। डायग्नोज बाय द फेलियर टू पास अ नेजोफ्रिंजियल ट्यूब, इस तरीके से यह डायग्नोज होगी कि नेजोफ्रिंजियल ट्यूब हम पास नहीं कर पा रहे होंगे। एंड कंफर्म्ड विद द सीटी स्कैन, एंड कंफर्म्ड विद द सीटी स्कैन, सीटी स्कैन से ये कंफर्म होगी। ओफन पार्ट ऑफ द मल्टीपल मेलफॉर्मेशन सिंड्रोम्स, तो ये मल्टीपल मेलफॉर्मेशन सिंड्रोम्स का ही पार्ट है। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ और भी मेलफॉर्मेशन हो सकती हैं, और ये अक्सर उसी के साथ हो रहा होता है। इसमें एक आता है चार्ज सिंड्रोम, तो इसमें कोलोबोमा ऑफ आई है, आई के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, हार्ट के डिफेक्ट्स हैं, एट्रीसिया ऑफ क्वेनी यानी कि वही क्वेनल एट्रीसिया, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जेनिटो यूरिनरी डिफेक्ट्स एंड ईयर डिफेक्ट्स। तो इसके बाद हम देखते हैं लंग मालफॉर्मेशंस। लंग मालफॉर्मेशंस में एक तो दो आती हैं, एक पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया है और एक ब्रोंकोजेनिक सिस्ट है। तो पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया,
इसमें क्या होता है, पुअरली डिवेलप्ड ब्रोंकियल ट्री होता है विद एबनॉर्मल हिस्टोलॉजी। तो इसमें ब्रोंकियल ट्री जो है वो पुअरली डिवेलप्ड होगा और उसकी हिस्टोलॉजी बिल्कुल एबनॉर्मल होगी। इसके नाम से भी मुझे पता चल रहा है कि हाइपोप्लाजिया, यानी कि ब्रोंकियल ट्री की पुअर डेवलपमेंट हुई होगी और उनकी हिस्टोलॉजी भी एबनॉर्मल होगी। एसोसिएटेड विद द कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, ये चीज़ जो है ये डायफ्रैग्मेटिक हर्निया के साथ एसोसिएटेड है, यूजुअली लेफ्ट साइडेड है। और बायलेटरल रीनल एजेनेसिस, यानी कि पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया डायाफ्राम और किडनी के मसाइल के साथ एसोसिएटेड है। अगर डायफ्राम का देखें तो उसमें कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है, और अगर हम किडनी का देखें तो वो बायलेटरल रीनल एजेनेसिस जो कि पोर्टर सीक्वेंस में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है ब्रोंकोजेनिक सिस्टम। दिस इज कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल बडिंग ऑफ द फोरगट एंड डायलेशन ऑफ द टर्मिनल और द लार्ज ब्रोंकाई। तो इसमें यह होता है कि जो फोरगट है उसकी एक एबनॉर्मल बडिंग हो जाती है, फोरगट की एबनॉर्मल बडिंग हो जाती है और लार्ज और टर्मिनल ब्रोंकाई की डायलेशन हो जाती है। डिस्क्रिएट राउंड शार्पली डिफाइंड फ्लूइड फिलेट डेंसिटीज ऑन दी चेस्ट एक्सरे। तो हमें कुछ सिस्ट नज़र आएंगी, वो डिस्क्रिएट होंगी यानी कि बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल डिस्टिंक्ट वे में नज़र आ रही होंगी, राउंड होंगी, शार्पली डिफाइंड होंगी, फ्लूइड फिलेट होंगी। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में वो हमें नज़र आ जाएंगी। एयर फिलेट इफ़ इन्फेक्टेड, ठीक है, वो फ्लूइड फिलेट होती हैं लेकिन एयर फिलेट भी हो सकती हैं अगर वो इन्फेक्टेड हो। जनरली एसिम्टोमेटिक बट कैन ड्रेन पुअरली, ठीक है, वैसे तो एसिम्टोमेटिक होती हैं लेकिन इनका जो ड्रेनेज है वो पुअरली हो सकता है, जिसकी वजह से एयरवे कॉम्प्रेशन और रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है, एयरवे कॉम्प्रेशन हो सकती है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो लंग मालफॉर्मेशंस में दो आती हैं, एक पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया और एक ब्रोंकोजेनिक सिस्टर। पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया ब्रोंकल ट्री की डेवलपमेंट पुअर थी, हिस्टोलॉजी एबनॉर्मल थी और ये एसोसिएटेड विद अदर डिफेक्ट्स था। ब्रोंकोजेनिक सिस्टम में जो है वो डायलेशन ऑफ द टर्मिनल ब्रोंकाई एंड द लार्ज ब्रोंकाई हो रही है एंड बडिंग ऑफ दी एबनॉर्मल बडिंग ऑफ दी फोरगट हो रही है। और इसमें हमने देखा है कि कुछ फ्लूइड फिलेट डेंसिटीज ऑन दी चेस्ट एक्सरे हैं। जनरली एसिम्टोमेटिक बट कैन ड्रेन पुअरली, एयरवे compression and the recurrent respiratory infections, ठीक है, जनरली एसिम्टोमेटिक बट कैन ड्रेन पुअरली, एयरवे compression and the recurrent respiratory infections। उसके बाद आता है क्लब सेल्स। क्लब सेल्स जो हैं वो नॉन सिलिएटेड लो कलमनर कोबॉइडल सेल्स हैं विद द सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। नॉन सिलिएटेड यानी इनके ऊपर कोई सीलिया प्रेजेंट नहीं होता और ये कलमनर होते हैं लेकिन लो कलमनर होते हैं, यानी कि इतने टॉल नहीं होंगे, इनकी टॉलनेस जो है वो कम होगी। और ये कलमनर भी हो सकते हैं, कोबॉइडल भी हो सकते हैं, लो कलमनर या फिर लो कोबॉइडल सेल्स। इनके अंदर कुछ सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स भी होंगे। दे आर लोकेटेड इन द ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स में लोकेटेड हैं। दे डिग्रेड टॉक्सिन्स बाय द साइटोक्रोम P450। तो इन्होंने, इनका जो फंक्शन है वो ये है कि इन्होंने टॉक्सिन्स को डिग्रेड करना होता है और इसके लिए ये यूज़ करते हैं साइटोक्रोम P450 को, सिक्रीट कंपोनेंट ऑफ द सरफेक्टेंट, और सरफेक्टेंट का एक कंपोनेंट भी इन्होंने सिक्रीट करना है। प्रोजिनेटर सेल्स फॉर द क्लब एंड द सिलिएटेड सेल्स, और प्रोजिनेटर सेल्स यानी कि प्रिकर्सर सेल्स की तरह ये एक्ट करते हैं फॉर द क्लब एंड द सिलिएटेड सेल्स। ठीक है, तो ये जो है वो सिलिएटेड सेल्स के लिए एक प्रोजिनेटर सेल्स की तरह वर्क भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अल्वियोलर सेल टाइप्स। अल्वियोलर सेल टाइप्स टू हैं, एक है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और एक है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। तो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स जो हैं वो स्क्वामस हैं, ये 97% ऑफ दी अल्वियोलर सरफेस है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। टाइप 1 जो है वो स्क्वामस है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। थिनली लाइन दी अल्वियोलाई, इन्होंने अल्वियोलाई को लाइन किया होता है और फॉर दी ऑप्टिमल गैस एक्सचेंज, यानी गैस एक्सचेंज के लिए जो है वो टाइप 1 वाले यूज़ होते हैं और ये ज़्यादा कॉमन है और ये स्क्वामस होते हैं। इस डायग्राम में इन्होंने शो किया हुआ है कि जौन सी ये जो नैरो पार्ट में प्रेजेंट है सेल्स वो टाइप 1 है और जो सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है वो टाइप 2 न्यूमोसाइट है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ये कबॉइडल हैं और क्लस्टर्ड हैं। ये कबॉइडल सेल्स होते हैं और क्लस्टर्ड होते हैं। इनके टू फंक्शंस हैं, दे सर्व एज द स्टेम सेल प्रिकर्सर फॉर द टू सेल टाइप्स। तो एक तो इन्होंने स्टेम सेल प्रिकर्सर की तरह एक्ट करना है फॉर द टू सेल टाइप्स, यानी टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों के लिए, यानी कि टाइप 1 को भी बनने के लिए स्टेम सेल प्रिकर्सर की ज़रूरत है जो उसको टाइप 2 से ही मिलना है।
प्रोलिफरेट ड्यूरिंग लंग डैमेज, इन्होंने लंग डैमेज के दौरान प्रोलिफरेट कर देना है। सिक्रीट सर्फेक्टेंट फ्रॉम द लेमिनर बॉडीज़, और इन्होंने अपनी लेमिनर बॉडी से सर्फेक्टेंट को भी रिलीज़ करवाना है। तो बी में हमने देखा कि यहाँ पे कुछ बॉडीज़ शो हुई हैं ब्लैक कलर की, तो ये एरो से ज़रिए जो है वो शो हुई हैं। इन बॉडीज़ को हम कहते हैं लेमिनर बॉडीज़, और इन बॉडीज़ से ही रिलीज़ होना है सर्फेक्टेंट ने। तो सर्फेक्टेंट डिक्रीजेज एल्वियोलर सरफेस टेंशन। अब सर्फेक्टेंट ने रिलीज़ होकर क्या करना, अब इनके दो फंक्शंस बन गए, तो ये स्टेम सेल प्रिकॉर्सर्स हैं, और दूसरा ये कि ये सर्फेक्टेंट को रिलीज़ करते हैं, और तीसरा ये कि ये प्रोलिफरेट करते हैं ड्यूरिंग द सेल लंग डैमेज। वो फंक्शन इनका इनके स्टेम सेल प्रिकॉर्सर होने के साथ ही एसोसिएटेड है। अब सर्फेक्टेंट ने क्या करना है, सर्फेक्टेंट ने अल्वियोलर सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर देना है, अल्वियोलर कोलैप्स को डिक्रीज़ कर देना है, लंग रिकॉइल को डिक्रीज़ कर देना है, और कॉम्प्लाइंस को इसने इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, इसने अल्वियोलर के दो चीज़ों को डिक्रीज़ करना है, एक है अल्वियोलर सरफेस टेंशन, एक है अल्वियोलर कोलैप्स। इन दो चीज़ों को इसने डिक्रीज़ कर देना है, और लंग रिकॉइल को भी इसने डिक्रीज़ करना है, और कॉम्प्लाइंस को इसने इंक्रीज़ कर देना है। कंपोस्ट ऑफ द मल्टीपल लेसिथिन्स, अब इसमें जो है वो डिफरेंट लेसिथिन्स होते हैं, मेनली डाइपल मिथाइल फॉस्फेटिडिल कॉलिन। अब उन लेसिथिन्स में जो मेनली प्रेजेंट होता है वो है DPPC, इसे हम कहते हैं डाइपल मिथाइल फॉस्फेटिडिल कॉलिन। सिंथेसिस बिगिंस अप्रॉक्सीमेटली 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एंड अचीव्स मैच्योर लेवल्स। तो सर्फेक्टेंट की जो सिंथेसिस है वो 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में स्टार्ट होती है, लेकिन अपने मैच्योर लेवल ये अप्रॉक्सीमेटली 35 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक अचीव करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द फीटल सर्फेक्टेंट सिंथेसिस एंड द लंग डेवलपमेंट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फीटल के सर्फेक्टेंट के सिंथेसिस में और लंग डेवलपमेंट में। ठीक है, कोलैप्सिंग प्रेशर, कोलैप्सिंग प्रेशर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद सरफेस टेंशन डिवाइडेड विद रेडियस, लॉ ऑफ लैप्लेस। ठीक है, तो हमने देखा कोलैप्सिंग प्रेशर इज इक्वल टू 2 है, फिर मल्टीप्लाई विद सरफेस टेंशन है, और डिवाइडेड विद रेडियस है। तो इसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ लैप्लेस को। लॉ ऑफ लैप्लेस ये है कि अल्वियोला हैव इंक्रीज टेंडेंसी टू कोलैप्स ऑन एक्सपायरेशन एज रेडियस डिक्रीजेज। तो कोलैप्सिंग प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन है। तो लॉ ऑफ लैप्लेस क्या कह रहा है कि अल्वियोला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलैप्स होगा ऑन एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में अल्वियोला क्यों ज़्यादा से ज़्यादा कोलैप्स होगा, क्योंकि रेडियस डिक्रीज़ होगा, यानी कि जब रेडियस डिक्रीज़ होगा तो कोलैप्सिंग प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इन्वर्स रिलेशन है कोलैप्सिंग प्रेशर का रेडियस के साथ। एक्सपायरेशन के दौरान अल्वियोलाई ने ज़्यादा कोलैप्स होना है क्योंकि रेडियस ने डिक्रीज़ होना है, कोलैप्सिंग प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है। अल्वियोलर मैक्रोफेजेस, जी फैगोसाइटोस फॉरेन मटीरियल्स, इन्होंने फॉरेन मटीरियल्स को फैगोसाइटोस करना है, रिलीज साइटोकाइंस एंड अल्वियोलर प्रोटीएजेस। ठीक है, इन्होंने फॉरेन मटीरियल्स को फैगोसाइटोस करना है और साइटोकाइंस को रिलीज़ करना है, अल्वियोलर प्रोटीएजेस को भी रिलीज़ करना है। हेमोसिडर इन लेडर मैक्रोफेजेस में भी फाउंड इन द सेटिंग ऑफ पल्मोनरी एडिमा और द अल्वियोलर हेमोरेज। ठीक है, अल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं, अल्वियोलर मैक्रोफेजेस ने फॉरेन मटीरियल्स को एक तो फैगोसाइटोस करना है, साइटोकाइंस को रिलीज़ करना है, और अल्वियोलर प्रोटीएजेस को भी रिलीज़ करना है। ठीक है, साइटोकाइंस को और अल्वियोलर प्रोटीएजेस को रिलीज़ करना है और फॉरेन मटीरियल्स को फैगोसाइटोस करना है। हेमोसिडरिन लेडर मैक्रोफेजेस, यानी कि हेमोसिडरिन से भरे हुए जो मैक्रोफेजेस हैं वो हमें मिलेंगे इन द सेटिंग ऑफ पल्मोनरी एडिमा और द अल्वियोलर हेमोरेज। यानी कि अगर हमें मैक्रोफेजेस हेमोसिडरिन लेडर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला है, जैसे पल्मोनरी एडिमा या फिर अल्वियोलर हेमोरेज भी या फिर पल्मोनरी एडिमा। इन दोनों सूरत हाल में अल्वियोलर मैक्रोफेजेस जिनका असल काम फैगोसाइटोस करना था, साइटोकाइंस को रिलीज़ करना था, अल्वियोलर प्रोटीएजेस को रिलीज़ करना था, लेकिन हेमोसिडरिन लेडन बन जाएंगे जब इस तरह का कोई मसला होगा। न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो गई है जिसकी वजह से अब सरफेस टेंशन इंक्रीज़ हो गई है। जो सर्फेक्टेंट का काम था सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करना वो नहीं कर सकेगा,
तो फिर जाहिर है फिर सरफेस टेंशन इंक्रीज़ हो जाएगी और अल्वियोलर कोलैप्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ द लंग फील्ड्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सरे में हमने देखा कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इसको कहते हैं। तो ये अपीयरेंस अगर हमें नज़र आए तो ये हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में मिलेगी। इसके रिस्क फैक्टर्स में एक तो प्री मेच्योरिटी है, डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ड्यू टू द इंक्रीज इन फीटल इंसुलिन, सी सेक्शन डिलीवरी है, ठीक है, डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, सी सेक्शन डिलीवरी है बिकॉज ऑफ डिक्रीज रिलीज ऑफ द फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सी सेक्शन डिलीवरी में फीटल के ग्लूकोकॉइड्स का रिलीज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, लेस स्ट्रेसफुल देन विजाइनल डिलीवरी, ठीक है, लेकिन ये लेस स्ट्रेसफुल है दैन दी विजाइनल डिलीवरी। ट्रीटमेंट मैटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बिफोर बर्थ, तो हमने क्या करना है ट्रीटमेंट में, हमने मैटरनल को ग्लूकोकॉइड्स देने हैं क्योंकि ये जो ग्लूकोकॉइड्स होते हैं ये सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं फीटस में। तो हमने जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मदर में इंसर्ट करने हैं। एक्सोजीनस सर्फेक्टेंट फॉर इन्फेंट, और हम एक्सोजीनस इन्फेंट फॉर इन्फेंट भी दे सकते हैं। थेरेपेटिक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कैन रिजल्ट इन, अगर हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपेटिकली दे दें तो इट कैन रिजल्ट इन द रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज एंड द ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लाजिया। ये वो कंडीशन है जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने से हो सकती हैं। तो इसमें एक रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज है और ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लाजिया। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द फीटल लंग मेच्योरिटी, तो फीटल लंग मेच्योरिटी के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है। इस टेस्ट को हम कहते हैं लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशो इन द एमनियोटिक फ्लूइड। इस टेस्ट में हमने लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन के रेशो को मेजर करना होता है एमनियोटिक फ्लूइड में। अगर ये रेशो जो है वो ग्रेटर दैन 2 है या इक्वल टू 2 है तो ये हेल्दी है। अगर ये लेस दैन 1.5 है तो ये प्रेडिक्टेड ऑफ द न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। फॉर्म स्टेबिलिटी इंडेक्स सर्फेक्टेंट अल्ब्यूमिन रेशो। परसिस्टेंटली लो ऑक्सीजन टेंशन, अगर हम देखें कि ऑक्सीजन टेंशन परसिस्टेंटली लो है तो देयर मे बी द रिस्क ऑफ पैटर्न डक्टर्स आर्ट्रियोसिस। अब उसके बाद ये वाला ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे एक जिन्होंने गेस्टेशनल एज एक्स एक्सिस पे दी हुई है, वाई एक्सिस पे इन्होंने कंसंट्रेशन दी हुई है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रेशो है लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का, वो हमने देखा कि वो 33 वीक्स के बाद 34 वीक्स के बाद जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। 30 से 35 वीक्स के दरमियान में वो हमने देखा कि उसकी स्लॉप बनी है और वो इंक्रीज़ कर रहा है। अब अगर हम देखें कि लेसिथिन तो इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन स्पिंगोमाइलिन डिक्रीज़ कर रहा है तो रेशो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और रेशो जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो इसी वजह से जितना रेशो डिक्रीज़ हो रहा होगा उसका मतलब ये होगा कि उतना ही ज़्यादा उसमें वो फॉल्ट है। हमें रेशो या तो 2 चाहिए या फिर हमें रेशो जो है वो 2 से ज़्यादा चाहिए तो वो नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेच्योर L/S एज और एट रिस्क L/S एज। येलो वाला जो हिस्सा है वो एट रिस्क है और जो ब्लू वाला है वो मेच्योर है, क्योंकि जो येलो वाला हिस्सा है उसमें जो रेशियो बन रहा है वो 1.5 बन रहा है या फिर वो 1 बन रहा है। जितना ये पीछे को हम जाएंगे येलो वाले हिस्से में, जितना हम जाएंगे पीछे को उतना ये रेशियो जो है ये कम होता जाएगा और जितना ये रेशियो कम होगा उतना ही ज़्यादा उसमें जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितना हम ब्लू वाले हिस्से की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा वो जो है वो L/S एज जो है वो इंक्रीज़ होगी और उतना ज़्यादा जो है वो हेल्दी होने के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर 2 जोन्स होते हैं, एक इसमें कंडक्टिंग जोन है और एक इसमें रेस्पिरेटरी जोन है, ठीक है। एक इसमें कंडक्टिंग जोन है और एक इसमें रेस्पिरेटरी जोन है। तो कंडक्टिंग जोन, इसमें लार्ज एयरवेज हैं, दे कंसिस्ट ऑफ द नोज, फैनिक्स, लैनिक्स, ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई। तो इसमें लार्ज एयरवेज है, इसमें एक नोज है, फैनिक्स है, लैनिक्स है, ट्रैकिया है और ब्रोंकाई है। एयरवे रेजिस्टेंस इज हाईएस्ट इन द लार्ज टू मीडियम साइज ब्रोंकाई। एयरवे रेजिस्टेंस जो है वो हाईएस्ट होगी इन द लार्ज टू मीडियम साइज ब्रोंकाई। स्मॉल एयरवेज, अब स्मॉल एयरवेज में तो ब्रोंकियोल्स आते हैं, दैट फर्दर डिवाइड इनटू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स,
ठीक है, लार्ज नंबर इन पैरेलल लीस्ट एयरवे रेजिस्टेंस। तो ब्रोंकाई में जो है वो लार्ज और मीडियम साइज ब्रोंकाई में एयरवे रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा थी। वार्म्स, ह्यूमिडिफाइज एंड फिल्टर्स एयर बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द गैस एक्सचेंज। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनाटॉमिक डेड स्पेस। तो हमने देखा कि ये जो स्पेस है लार्ज एयरवेज में कंडक्टिंग जोन में एक स्पेस है, उसको हम कहते हैं एनाटॉमिक डेड स्पेस। कार्टिलेज एंड द गॉबलेट सेल्स एक्सटेंड टू द एंड ऑफ ब्रोंकाई। तो pseudo stratified ciliated columnar cells primarily make up epithelium of the bronchus, and then they extend to the beginning of the terminal bronchioles and then transition to the cuboidal cells. Clear mucus and debris from the lungs, the mucociliary escalator. Airway smooth muscle cells extend to the end of the terminal bronchioles, that is the sparse beyond this point. तो रेस्पिरेटरी ट्री में एक तो कंडक्टिंग जोन है और एक रेस्पिरेटरी जोन है। ठीक है, कंडक्टिंग जोन है और रेस्पिरेटरी जोन है। तो कंडक्टिंग जोन में जो है वो लार्ज एयरवेज भी हैं और स्मॉल एयरवेज भी हैं। तो लार्ज एयरवेज में हमने देखा कि नोज़ है, फेनिक्स है, लैनिक्स है और ट्रेकिया है और ब्रोंकाई है। उसके बाद हमने देखा कि स्मॉल एयरवेज में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं डेट फर्दर डिवाइडेड टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो इनका जो काम है कंडक्टिंग जोन का वो ये है कि ये एयर को वार्म करेंगे, ह्यूमिडिफाई करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। लेकिन इनका क्योंकि गैस एक्सचेंज में कोई रोल नहीं है, इस वजह से हम इनको एनाटॉमिक डेड स्पेस का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एनाटॉमिक डेड स्पेस का नाम इन्हें हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये गैस एक्सचेंज में कोई काम नहीं करते, लेकिन एयर को वार्म रखते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। उसके बाद सेल्स का बताया हुआ है। कार्टिलेज और गॉबलेट सेल्स जो हैं वो ब्रोंकाई के एंड तक जाएंगे। फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स जो हैं वो एपिथेलियम ऑफ ब्रोंकस को बनाएंगे और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जाएंगे। और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में जाने के बाद उनकी ट्रांजिशन हो जाएगी क्यूबॉइडल सेल्स में। इन सेल्स ने म्यूकस को, डेब्रिस को जो है वो निकालना है फ्रॉम दी लंग्स। इस वजह से हम इनको म्यूकोसिलरी एस्केलेटर भी कहते हैं। एयरवे स्मूथ मसल सेल्स एक्सटेंड टू द एंड ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उन्होंने टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के एंड तक एक्सटेंड करना है, स्पार्स बियॉन्ड दिस पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद से उन्होंने स्पार्स हो जाना है। इस डायग्राम में इन्होंने सेल्स शो किए हुए हैं कंडक्टिंग जोन के। तो सबसे पहले ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकाई है, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं। ये सारा का सारा जो है वो कंडक्टिंग जोन में आता है। तो सेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि 3 किस्म के सेल्स दिख रहे थे। एक सिलिएटेड सेल थे जिनके ऊपर सीलिया लगा हुआ था, एक उनके बीच में एक बेजल सेल से जो काफ़ी स्मॉल साइज रहे, और एक गोबलेट सेल्स है। तो हमने देखा यहाँ पे जो है वो सिलिएटेड सेल्स हैं और बेजल सेल्स हैं और गॉबलेट सेल्स हैं। इस सारे को मिला के हम कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और इससे नीचे जो है वो स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स का भी मैंने बताया था कि ये एक्सटेंड करेंगे टू दी एंड ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के एंड तक ये स्मूथ मसल सेल्स भी चलते जाएंगे। और इससे नीचे जो है वो कार्टिलेज है। तो हमने ये बात भी पढ़ी थी कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कार्टिलेज एंड गॉबलेट सेल्स एक्सटेंड टू दी एंड ऑफ ब्रोंकाई। इन्होंने ब्रोंकाई के एंड तक एक्सटेंड करना है। तो ये 3 चीज़ें हमने इस डायग्राम में पढ़ ली हैं। आगे आ जाते हैं ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक सिलिएटेड सेल्स हैं, एक क्लब सेल्स हैं और स्मूथ मसल सेल्स तो वैसे ही हैं। तो ये जो सिलिएटेड सेल्स हैं और क्लब सेल्स हैं, इनको मिला के हम इसको बोलेंगे सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ये हमें ब्रोंकियोल्स में मिलेगी। फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में देखा कि यहाँ पे अब क्लब सेल्स हैं और जो सी कॉलमनर सेल्स है वो अब कुबॉइडल बन गए हैं, कुबॉइडल सिलिएटेड सेल्स है, क्योंकि इन कुबॉइडल सेल्स के ऊपर भी सीलिया लगा हुआ है। इस वजह से हम इनको कहेंगे कुबॉइडल सिलिएटेड सेल्स है। अब इसको मिला के हम बोलेंगे सिंपल सिलिएटेड कुबॉइडल एपिथेलियम। तो ऊपर क्या था, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम थी, अब ये सिलिएटेड कुबॉइडल एपिथेलियम और स्मूथ मसल सेल्स यहाँ पे भी आ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी जोन को। इसमें लंग पैरेंचाइमा आता है, कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के नीचे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं, वो इसमें आ जाएंगे, अल्वियोलर डक्ट्स इसमें आएंगे और अल्वियोलाई आएंगे। दे पार्टिसिपेट इन द गैस एक्सचेंज।
इस सारे का काम जो है वो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करना है, जबकि ऊपर वाले कंडक्टिंग जोन का काम जो है वो गैस एक्सचेंज में नहीं था। तो इसी वजह से हम उन्हें एनाटॉमिक डेड स्पेस भी कह रहे थे। मोस्टली cuboidal cells in the respiratory bronchioles, then simple squamous cells up to the alveoli। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के अंदर जो है वो cuboidal cells ही होते हैं, लेकिन उसके बाद alveoli के अंदर सिर्फ squamous cells रह जाते हैं। सीलिया टर्मिनेट इन द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, जबकि सीलिया ने रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में ही टर्मिनेट हो जाना है। अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस क्लियर डेब्रिस एंड पार्टिसिपेट इन द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस ने डेब्रिस को क्लियर करना है और एक इन्होंने इम्यून रिस्पॉन्स में भी पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं और यहाँ पे हमने देखा कि वही क्लब सेल्स हैं, वही cuboidal सेल्स हैं। तो अब हमने देखा कि ये जो cuboidal सेल्स हैं ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं टू द स्क्वामस सेल्स, ये और छोटे हो रहे हैं और स्क्वामस सेल्स की शेप लेते जा रहे हैं। तो अब हम इन्हें कहेंगे सिंपल cuboidal एंड स्क्वामस एपिथेलियम। और स्मूथ मसल भी अब यहाँ पे काफ़ी स्पार्स हो गया है। उसके बाद अल्व्यूलर सैक्स हैं। अल्व्यूलर सैक्स के अंदर तो वैसे ही वो न्यूमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो एक टाइप 1 स्क्वामस होते हैं और गैस एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं। टाइप 2 जो है वो सर्फेक्टेंट को रिलीज़ कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होते हैं जो डेब्रिस को रिमूव कर रहे होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। कैपिलरी इसमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ तक हमने जिस तरीके से सारा के सारा जो रेस्पिरेटरी ट्री है उसकी हमने एनाटमी को देख लिया। तो अब हम देखते हैं लंग्स की एनाटमी। ठीक है, तो लंग एनाटमी में है सबसे पहले लंग के लॉब्स। एक राइट लंग है, राइट लंग में 3 लॉब्स हैं, जबकि लेफ्ट लंग में जो है वो 2 लॉब्स हैं। एंड लिंग्यूला, इसमें 2 लॉब्स हैं और एक लिंग्यूला है। लिंग्यूला इज अ होमोलॉग ऑफ द राइट मिडल लॉब। तो इसमें है कि राइट लंग में जो है वो 3 लॉब्स हैं, एक राइट अपर और राइट मिडल और राइट लोअर लॉब्स, जबकि लेफ़्ट वाले में सिर्फ 2 लॉब्स हैं, यानी लेफ़्ट अपर और लेफ़्ट लोअर लॉब। लेकिन इसमें एक लिंग्यूला भी एक स्ट्रक्चर है जो कि राइट मिडल लॉब का होमोलॉग है। इंस्टेड ऑफ द मिडल लॉब द लेफ्ट लंग हैज़ अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट। तो लेफ्ट लंग में एक स्पेस है विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट। रिलेशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी टू द ब्रोंकस एट ईच लंग हाइलम इज डिस्क्राइब्ड बाय द RALS। तो रैल्स, इसमें यह है कि पल्मोनरी आर्टरी का ब्रोंकस के साथ जो रिलेशन है एट ईच लंग हाइलम। ठीक है, लंग हाइलम पे पल्मोनरी आर्टरी का ब्रोंकस के साथ जो रिलेशन है वो याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं RALS, यानी राइट एंटीरियर और लेफ्ट सुपीरियर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जोन सा ब्रोंकस जो है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारे राइट ब्रोंकस के एंटीरियर है और हमारे लेफ्ट ब्रोंकस के सुपीरियर है। पल्मोनरी आर्टरी का ब्रोंकस के साथ रिलेशन एट ईच लंग हाइलम RALS, राइट एंटीरियर लेफ्ट सुपीरियर। कैरिना इज पोस्टेरियर, यहाँ पे कैरिना एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस ट्रैकिया से निकल रहे हैं। कैरिना इज पोस्टेरियर टू असेंडिंग एओर्टा। तो असेंडिंग एओर्टा के कैरिना पोस्टेरियर होगा एंड एंट्रोमीडियल टू डिसेंडिंग एओर्टा, जबकि डिसेंडिंग एओर्टा का ये एंट्रोमीडियल होगा। राइट लंग इज़ अ मोर कॉमन साइट फॉर द इनहेल्ड फॉरेन बॉडीज़। ठीक है, राइट लंग जो है वो फॉरेन बॉडीज़ के लिए ज़्यादा कॉमन साइट है। बिकॉज द राइट मेन स्टेम ब्रोंकस इज़ वाइडर, क्योंकि जो राइट मेन स्टेम ब्रोंकस है वो वाइडर है, मोर वर्टिकल है एंड शॉर्टर देन द लेफ्ट। इफ़ यू एस्पायरेट अ पीनट, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि जो राइट लंग है वो ज़्यादा कॉमन साइट है फॉरेन बॉडीज़ के इनहेलेशन के लिए, क्योंकि जो राइट मेन स्टेम ब्रोंकस होता है वो ज़्यादा वाइडर होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है, ज़्यादा वर्टिकल है एंड शॉर्टर देन द लेफ्ट। इस वजह से फॉरेन बॉडीज इसमें ज़्यादा आसानी से आ सकती हैं। इफ़ यू एस्पायरेट अ पीनट वाइल सुपाइन यूजली एंटर द सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब। अगर किसी फॉरेन बॉडी जैसे पीनट की एस्पायरेशन हो जाती है तो अगर सुपाइन मतलब कि अगर हम सीधे लेटे हुए हैं तो वो जो है वो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब में एंटर हो सकती है,
यूजली एंटर द सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब व्हेन लाइंग ऑन द राइट साइड। और अगर राइट साइड पर लेटे हुए हैं तो यूजली एंटर द राइट अपर लोब, तो फिर राइट अपर लोब में एंटर हो सकती है। वाइल अपराइट, अपराइट का मतलब होता है कि हम या तो खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी कमर सीधी होती है। इसमें कमर सीधी होने को हम कहते हैं अपराइट होना। यूजली एंटर द राइट लोअर लोब, तो इसमें राइट लोअर लोब में एंटर हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं इंटीरियर व्यू। इंटीरियर व्यू में सबसे पहले यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक राइट अपर लोब है, फिर उसके बाद राइट मिडल लोब है, फिर राइट लोअर लोब है। तो राइट अपर लोब और राइट मिडल लोब के दरमियान में जो लाइन है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, जबकि राइट मिडल लोब और राइट लोअर लोब के दरमियान में जो लाइन है वो ऑब्लीक लाइन है, इसको हम कहते हैं ऑब्लीक फिशर। और राइट लोअर लोब के नीचे जो है वो ग्रे सा स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं प्लेयूरा। तो यहाँ पे हमने देखा क्लेविकल है और मिड क्लेविकुलर लाइन भी यहाँ पे शो की हुई है जो क्लेविकल के दरमियान से गुजरती है। तो लेफ़्ट अपर लोब जो है वो हमने देखा कि काफ़ी बड़ा है और इसमें जो है वो थोड़ा सा इसकी शेप भी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट का जो अपेक्स वाला जो है उसने इंसर्ट होना होता है। इस वजह से जो लेफ़्ट वाला लंग होता है उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है राइट लंग से। फिर उसके बाद है लेफ़्ट लोअर लोब। तो लेफ़्ट लोअर लोब और लेफ़्ट अपर लोब के दरमियान में जो लाइन है उसे हम कहते हैं ऑब्लीक फिशर, यानी यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्लीक फिशर है। अब यहाँ पे जो लेफ़्ट अपर लोब का कॉर्नर है ना, इसको हम कहते हैं लिंग्यूला। ये लिंग्यूला जो है ना ये राइट मिडल लोब का होमोलॉग है। तो ये चीज़ भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि राइट मिडल लोब का होमोलॉग कौन सा स्ट्रक्चर है, तो वो लिंग्यूला होता है। उसके बाद आता है पोस्टेरियर व्यू। पोस्टेरियर व्यू में है लेफ़्ट अपर लोब और फिर उसके बाद ऑब्लीक फिशर। यहाँ पे ऑब्लीक फिशर ऑब्लीक दिख नहीं रहा, यहाँ पे ये ऑब्लीक नहीं दिख रहा लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है। और उसके बाद है लेफ़्ट लोअर लोब। इसके बाद जो है वो राइट अपर लोब है और राइट अपर लोब और राइट लोअर लोब के दरमियान में बहुत ही थोड़ा सा जो है वो राइट मिडल लोब नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो है वो हॉरिजॉन्टल फीचर और ऑब्लीक फीचर भी नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सरे में इनकी अपीयरेंस कैसी होगी। तो एक्सरे में हमने देखा कि राइट अपर लोब जो है और राइट अपर लोब के बिल्कुल इक्विवेलेंट जो है वो लेफ़्ट अपर लोब है और राइट लोअर लोब के बिल्कुल इक्विवेलेंट जो है बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो लेफ़्ट लोअर लोब है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मेनली जिसकी लोकेशन याद रखनी पड़ेगी वो राइट मिडल लोब है। तो राइट मिडल लोब की लोकेशन हमें मेनली इसमें याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सुपीरियर व्यू है इसमें हम देखते हैं कि कैरिना यहाँ पर शो किया हुआ है, यानी कि जहाँ पे ट्रेकिया जो है वो 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा होता है। तो ये कैरिना इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके पीछे जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंडिंग एओर्टा है और इसके जो आगे स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 स्ट्रक्चर्स हैं। हम राइट साइड से शुरू कर लें तो एक सुपीरियर वेना केवा है, असेंडिंग एओर्टा है और पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसके पीछे जो स्ट्रक्चर है इसके पोस्टेरियर, तो उसमें एक ही स्ट्रक्चर है जो वाइट कलर का है और उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग एओर्टा। और इसके इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है उसको हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो सुपीरियर वेना केवा, असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी सैप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है डायफ्राम स्ट्रक्चर्स परफोरेटिंग डायफ्राम, वो स्ट्रक्चर जिन्होंने डायफ्राम को परफोरेट करना है यानी डायफ्राम के अंदर से गुजरना है। एट T8 के लेवल पे इंफीरियर वेना केवा ने और राइट फ्रेनिक नर्व ने गुजरना है। एट T10 एसोफेगस ने और वेगस ने यानी क्रेनियल नर्व 10 ने गुजरना है। 2 ट्रंक्स, तो एक तरह से इसमें से 2 ट्रंक्स गुजर रहे हैं। ट्रंक्स होते हैं पाथवेज, एसोफेगस भी एक पाथवे है, वेगस नर्व भी एक ट्रंक है। एट T10 एसोफेगस एंड द वेगस नर्व और एट T12 एओर्टा है और थोरेसिक डक्ट है और अजाइगोस वेन है। T12 इट्स अ रेड वाइट एंड ब्लू।
ठीक है। तो T12 में हमने देखा कि एओर्टा रेड होती है, थोरेसिक डक्ट जो है वो वाइट होता है और ज़ाइगोस वेन ब्लू होती है। तो ये रेड, वाइट एंड ब्लू जो है वो T12 में होगा। 10 में एसोफेगस और वेगस नर्व होंगे और 8 में इंफेरा वेना केवा और राइट फ्रेनिक नर्व होगी। Diaphragm is innervated by the phrenic nerve C3 to C5. Pain from diaphragm irritation can be referred to the shoulder, that is C5, and trapezius ridge, that is C3 and C4. तो डायफ्राम को जो है वो फ्रेनिक नर्व इनर्वेट करती है और अगर कोई डायफ्राम की इरिटेशन की वजह से अगर कोई पेन हो रही हो तो वो रेफर्ड हो सकती है शोल्डर तक और ट्रेपेजियस रिज तक। तो वो C3 और C4 से हो रही होगी, अगर शोल्डर में हो तो वो C5 से होगी। फ्रेनिक नर्व इंजरी कॉजेज एलिवेशन ऑफ द इप्सिलेटरल हेमी डायफ्राम ऑन एक्सरे। और अगर फ्रेनिक नर्व की कोई इंजरी हो जाती है तो हम देखेंगे कि एक्सरे में उसी साइड के डायफ्राम की एलिवेशन हुई होगी। नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू T लेवल। T8 में वेना केवा, ठीक है, और T10 में एसोफेगस और T12 में एओर्टिक हियाटस। तो ये जो है ये हमने पहले भी याद रख लिया है। उसके बाद आता है I8 10 XZ12। ये सारे निमोनिक्स हैं। C3 C4 एंड C5 कीप्स अ डायफ्राम अलाइव। अदर बाइफोर्केशंस, ठीक है, कॉमन करोटिड जो है वो बाइफोर्केट होती है एट C4 और ट्रैकिया बाइफोर्केट होता है एट T4 और एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो बाइफोर्केट होती है एट L4। ठीक है, कॉमन करोटिड, फिर ट्रैकिया और फिर एब्डोमिनल एओर्टा CTA। ठीक है, C4 T4 L4। ठीक है, C4 और T4 तो वैसे ही याद रहेगा क्योंकि कॉमन करोटिड भी C से है और C4 वैसे भी C से है। ट्रैकिया भी T से है, T4 भी T से है। एब्डोमिनल एओर्टा का बस याद रखना होगा कि वो L4 पर बाइफरकेट होती है। उसके बाद इस डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें जो सा ब्लू वाला स्ट्रक्चर है वो इंफीरियर वेना केवा T8 है। जो वाइट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये सारे जो हैं वो एंड अप हो रहे हैं वो सेंट्रल टेंडन है। एसोफेगस T10 पे रेड कलर का स्ट्रक्चर है और एक एओर्टा हम यहाँ पे देख सकते हैं T12 पे। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसने इसको कवर किया हुआ वो रिब है और फिर उससे पीछे एओर्टा से पीछे जो है वो वर्टिब्रा है। ये इंफीरियर व्यू है। इसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी। तो इसमें हम देखेंगे डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स को और कैपेसिटीज़ को। अ कैपेसिटी इज़ अ सम ऑफ 2 और मोर देन 2 फिजियोलॉजिक वॉल्यूम्स। हमें ये बात याद रखनी होगी कि जो कैपेसिटी होती है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं। देयर आर 4 वॉल्यूम्स और 4 कैपेसिटीज़। तो 4 हमारे पास वॉल्यूम्स हैं और 4 ही हमारे पास कैपेसिटीज़ हैं। और कैपेसिटीज़ जो हैं वो हमेशा सम होती हैं 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज़ द एयर दैट मूव्स इनटू द लंग विद ईच क्वाइट इंस्पायरेशन। ये वो एयर है जो लंग में दाखिल होती है किसी भी इंस्पायरेशन के थ्रू। यानी जो हम नॉर्मली इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, एयर हमारे लंग में इंस्पायरेशन के थ्रू जो जाती है उसको हम टाइडल वॉल्यूम कह देते हैं। ये सिंपल है। तो ये जो होती है ये पर केजी के हिसाब से देखें तो ये 6 to 8 ml होती है। टिपिकली ये 500 ml होती है। ठीक है, टिपिकली 500 ml अगर केजी के हिसाब से देखें तो फिर ये 6 to 8 ml पर केजी है। इसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज द एयर दैट कैन स्टिल बी ब्रेथ इन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। यानी कि हम पहले टाइडल वॉल्यूम में तो हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन की और एयर जो है वो हमारे लंग में आ गई। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एयर है जो हमारी नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद भी हम जो है वो मज़ीद अपने मज़ीद ब्रीथ कर सकें। वो एयर है जो हम नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद भी ब्रीथ इन कर सकें। दिस इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज़ द एयर दैट कैन स्टिल बी ब्रेथ आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये वो एयर है जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम बाहर निकाल सकते हैं। यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने कर ली,
सांस हमने अपना बाहर निकाल लिया, लेकिन अब जो है वो उसके बाद भी अगर कोई एयर जो है वो ब्रेथ आउट हो सकती है तो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिजुअल वॉल्यूम, एयर इन द लंग आफ्टर रेजिजुअल वॉल्यूम इज़ द एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपायरेशन करने के बाद, सांस बाहर निकालने के बाद जब मैक्सिमली हम सांस को बाहर निकाल दें तो फिर जो एयर लंग में बच जाती है उसको हम कहते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। द रेजिजुअल वॉल्यूम एंड एनी लंग कैपेसिटी डेट इंक्लूड्स रेजिजुअल वॉल्यूम। रेजिजुअल वॉल्यूम या कोई भी ऐसी लंग कैपेसिटी जिसके अंदर रेजिजुअल वॉल्यूम आ रहा हो, हम उसको स्पायरोमेट्री में मेजर नहीं कर सकते। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अब हम कैपेसिटीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहले हम वॉल्यूम को दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक टाइडल वॉल्यूम है, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक रेजिजुअल वॉल्यूम है। तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो एयर एंटर हो रही है उसको कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है जो हमने इंस्पायरेशन नॉर्मली कर ली, लेकिन उसके बाद भी अगर हम जिस एयर को हम मज़ीद आगे जो है वो ब्रेथिंग कर सकते हैं उसको हम कहेंगे जो है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एयर है जो एक्सेल होगी, बाहर निकलेगी, जबकि हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर ली हो। रेजिजुअल वॉल्यूम ये है कि हमने मैक्सिमल एक्सपायरेशन की है लेकिन उसके बाद भी एयर जो लंग में रह गई है उसको हम कहते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। अब हम शुरू करते हैं कैपेसिटी। तो जब कैपेसिटीज हमने पढ़ा था कि वो वॉल्यूम्स का सम होती हैं, 2 वॉल्यूम्स या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में एक तो है दी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में एक तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम है। एयर डेट कैन बी ब्रेथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सहालेशन। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एक फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी है, एक वाइटल कैपेसिटी है, एक टोटल लंग कैपेसिटी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को। इसमें जो टाइडल वॉल्यूम है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, पहले दो जो हमने यहाँ पे पढ़े थे टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हमने प्लस कर देना है। ये वो एयर है जो हम ब्रीथ इन कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। ठीक है, हमने नॉर्मली अपनी एक्सपायरेशन की, ठीक है, नॉर्मली हमने एयर को बाहर निकाला और अब हमने जो बाद में अब एयर अंदर लेनी है उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वो एयर जो हम ब्रीथ इन करेंगे आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी, ये रेजिजुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उन दोनों का सम है। ठीक है, अब जो हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हमने पहले दो की सम कर दी थी, तो फंक्शन रेजिजुअल कैपेसिटी में हमने आखिरी दो की सम कर देनी है। इसमें एक रेजिजुअल वॉल्यूम है और एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो ये जो है ये लंग्स के अंदर जो है वो गैस का वॉल्यूम है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यानी कि हमने जब नॉर्मल एक्सपायरेशन कर ली तो उसके बाद जो लंग्स में गैस है उसको वो गैस का जो वॉल्यूम है उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी। तो इसमें बस फ़र्क ये है, अगर हम देखें कि रेजिजुअल वॉल्यूम में और फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी में क्या फ़र्क है, तो रेजिजुअल वॉल्यूम में ये था कि एयर जो लंग के अंदर थी मैक्सिमल एक्सपायरेशन के बाद, वो एयर जो मैक्सिमल रेस्पायरेशन के बाद भी लंग के अंदर मौजूद हो उसको हम रेजिजुअल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी में ऐसा होता है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लंग्स होता है, इसमें नॉर्मल एक्सपायरेशन और मैक्सिमल एक्सपायरेशन का फ़र्क है। आउटवर्ड पुलिंग फोर्स ऑफ चेस्ट वॉल इज बैलेंस विद द इनवर्ड कोलैप्सिंग फोर्स ऑफ लंग्स। तो एक चीज़ ये भी होती है कि जो चेस्ट वॉल है उसकी एक आउटवर्ड पुलिंग फोर्स होती है। ठीक है, चेस्ट वॉल की फोर्स आउटवर्ड होती है जबकि जो लंग्स हैं उनकी कोलैप्सिंग फोर्स इनवर्ड होती है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। इसके बाद आती है वाइटल कैपेसिटी। इसमें जो है वो टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस डेट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर द मैक्सिमल इंस्पायरेशन। मैक्सिमल इंस्पायरेशन का मतलब कि हमने सांस जो है वो भर लिया, हमने मैक्सिमली अपना सांस भर लिया। अब जो वॉल्यूम ऑफ गैस बाहर निकलेगी, एक्सपायर्ड होगी, मैक्सिमली जितनी एक्सपायर्ड होगी उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो इसमें हमने जो है वो 3 वॉल्यूम्स का सम कर देना है। एक इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम।
उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी में हमने जो है वो चारों के चारों वॉल्यूम्स को सम कर देना है, ठीक है, इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिजुअल वॉल्यूम। यानी कि अगर हम देखें कि टोटल लंग कैपेसिटी में हमने सारे वॉल्यूम्स को अगर हम प्लस कर भी देते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि वाइटल कैपेसिटी और रेजिजुअल वॉल्यूम के इक्वली वो सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो हमने देखी कि पूरे के पूरे को कवर कर रही है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें ये वाइटल कैपेसिटी और रेजिजुअल वॉल्यूम को भी इक्वल ये हो सकती है, क्योंकि इसमें रेजिजुअल वॉल्यूम सबसे पहले वाले इस चार्ट में नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद वाइटल कैपेसिटी लंग कैपेसिटी इसमें शो किया हुआ है और एंड में जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिजुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर द मैक्सिमल इंस्पायरेशन, ठीक है। तो ये वो वॉल्यूम ऑफ गैस है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगा जब हमने मैक्सिमल इंस्पायरेशन कर ली है, यानी कि पूरी तरह से सांस भरने के बाद जो भी वॉल्यूम ऑफ गैस सब इकट्ठा होगा उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो अब हम एक दफ़ा से फिर कैपेसिटी इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें एक है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो ये वो एयर है जो हम ब्रीथिंग कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सहालेशन, ठीक है। तो ये वो एयर है जो हम ब्रीथिंग करेंगे आफ्टर नॉर्मल एक्सहालेशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने नॉर्मल एक्सहालेशन की, उसके बाद अब जो एयर हम ब्रीथिंग कर सकते हैं उसको हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कह देना है। फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी, तो इसमें रेजिजुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम ऑफ गैस इन दी लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स में वॉल्यूम प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी। लेकिन इसमें एक बात ना ये बताई है कि आउटवर्ड पुलिंग फोर्स होती है चेस्ट वॉल की और लंग्स की जो है वो कोलैप्सिंग फोर्स होती है इनवर्ड कोलैप्सिंग फोर्स, जो एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं। वाइटल कैपेसिटी में हमने थ्री वॉल्यूम्स को प्लस कर देना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर द मैक्सिमल इंस्पायरेशन। अब वाइटल कैपेसिटी जो मेन फोकस कर रही है वो एक्सपायरेशन पे कर रही है कि हमने मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस को एक्सपायर किया आफ्टर द मैक्सिमल इंस्पायरेशन। तो ये जो वाइटल कैपेसिटी है ये एक्सपायरेशन को असल में टारगेट कर रही है कि हमने कितने वॉल्यूम ऑफ गैस को एक्सपायर किया, ठीक है, जब हमने मैक्सिमल इंस्पायरेशन कर ली थी। टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो उसका मेन टारगेट जो है जिसको ये मेनली डिस्कस कर रही है वो इंस्पायरेशन है। वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन। तो हमने देखा कि वाइटल कैपेसिटी में टोटल लंग कैपेसिटी में क्या फ़र्क है। वाइटल कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमल एक्सपायरेशन की बात कर रही है कि हमारे जो है वो लंग्स में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस कितना था जो हम एक्सपायर कर सकते थे जबकि हमने मैक्सिमल इंस्पायरेशन कर ली थी। यानी वाइटल कैपेसिटी में इंस्पायरेशन पहले ही हो चुकी है, मैक्सिमल इंस्पायरेशन पहले ही हो चुकी है और अब हम एक्सपायरेशन करने लगे हैं। तो वो जो हम अब मैक्सिमली एक्सपायरेशन करेंगे उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। जबकि टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो क्योंकि मैक्सिमल इंस्पायरेशन को डिस्कस कर रही है, ये वो स्टेज है जो वाइटल कैपेसिटी से भी पहले आएगा। यानी कि मैक्सिमल इंस्पायरेशन जो है वो उसको हम कह देंगे टोटल लंग कैपेसिटी। अब इस मैक्सिमल इंस्पायरेशन के बाद जो मैक्सिमल एक्सपायरेशन होनी है उसको हम कह देंगे वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद हम देखते हैं वर्क ऑफ ब्रीथिंग। वर्क ऑफ ब्रीथिंग जो है वो रेफर्स टू दी एनर्जी एक्सपेंडेड और दी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड by the respiratory muscles to produce the ventilation needed to meet the body's metabolic demand। तो इसमें यह है कि कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुई है by the respiratory muscles to produce the वेंटिलेशन प्रोड्यूस करने के लिए बॉडीज़ की मेटाबॉलिक डिमांड पूरी करने के लिए। comprises the work needed to overcome both elastic recoil and airway resistance। इसमें जो है वो वर्क जो है वो इसमें आता है जो हमें रिक्वायर्ड है ओवरकम करने के लिए इलास्टिक रिकॉइल को और एयरवे रेजिस्टेंस को। तो वर्क में हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी लग गई है और कितनी जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई है
रेस्पिरेटरी मसल्स के थ्रू, तो मेटाबॉलिक डिमांड को पूरा करने के लिए। तो इसमें जो है वो वर्क भी आता है जो हमें चाहिए ताकि हम ओवरकम कर सकें इलास्टिक रिकॉइल को और एयरवे रेजिस्टेंस को। दो चीज़ों को हमने ओवरकम करना होता है इस वर्क के थ्रू। वर्क का हमने देख लिया कि क्या होता है, एक इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, एक इसमें ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द रेस्पिरेटरी मसल्स होता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये वर्क में हो रही हैं, लेकिन वर्क ने इन दो चीज़ों के थ्रू क्या करना है, इसने ओवरकम करना है इलास्टिक रिकॉइल को और एयरवे रेजिस्टेंस को। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये दोनों वर्क के फॉर्मूलाज हो सकते हैं, या तो हम फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें या प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। मिनिमाइज बाय ऑप्टिमाइजिंग रेस्पिरेटरी रेट एंड द टाइडल वॉल्यूम। वर्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम ऑप्टिमाइज कर दें, यानी बिल्कुल नॉर्मल कर दें रेस्पिरेटरी रेट को भी और टाइडल वॉल्यूम को भी। इंक्रीजेज इन रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज। रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेज और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज में जो वर्क है वो इंक्रीज हो जाता है। तो रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेज में इंक्रीज इन वर्क टू ओवरकम इलास्टिक रिकॉइल। तो वर्क इसमें इंक्रीज होता है क्योंकि इसने इलास्टिक रिकॉइल को ओवरकम करना होता है। दिस इज़ अचीव्ड, ये चीज़ जो है वो हमें अचीव्ड होती है रेस्पिरेटरी रेट के इंक्रीज़ होने से और टाइडल वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने से। इसका मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज़ होगा, टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा और वर्क इसमें इंक्रीज़ हो रहा होगा। वर्क के इंक्रीज़ होने के पीछे जो रीज़न होगी वो ये होगी कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो वर्क जो है वो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में वर्क इंक्रीज़ होगा क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होगा और टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा होगा। जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में इसलिए इंक्रीज़ होगा क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज़ हो रहा होगा और टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होगा। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में वर्क ने इंक्रीज़ होकर इलास्टिक रिकॉइल को ओवरकम करना होता है, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में वर्क इसलिए इंक्रीज़ होता है ताकि ये एयरवे रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकें। तो इसके बाद हम देखते हैं द डिटर्मिनेशन ऑफ द फिजियोलॉजिक डेड स्पेस। तो हमने एनाटॉमिक डेड स्पेस तो देख ली थी, वो जो कंडक्टिंग जोन में हमने देखी थी। अब हम देखने लगे हैं फिजियोलॉजिक डेड स्पेस की डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले इसमें है वी डी इज इक्वल टू वी टी यानी टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड माइनस एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड विद आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड। Vd is equal to physiologic dead space is equal to anatomic dead space of the conducting airways, जो कि हमने पहले पढ़ ली, प्लस alveolar dead space है। यानी कि जो फिजियोलॉजिक डेड स्पेस है उसका फॉर्मूला ये है कि इसमें एनाटॉमिक डेड स्पेस प्लस alveolar डेड स्पेस होती है। तो एनाटॉमिक डेड स्पेस क्या होती है वो हमने कंडक्टिंग एयरवेज की पहले ही पढ़ ली, लेकिन एक alveolar डेड स्पेस भी होती है, वो भी इसके फॉर्मूले में आ रही है, फिजियोलॉजिक डेड स्पेस का ही हिस्सा है। अपेक्स ऑफ हेल्दी लंग इज़ लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द एल्वियोलर डेड स्पेस। और जो लंग की अपेक्स होती है वो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ऑफ द एल्वियोलर डेड स्पेस। वी डी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर डेट डज नॉट टेक पार्ट इन द गैस एक्सचेंज। इसको हम इस तरह भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, यानी कि इंस्पायर्ड एयर का वो वॉल्यूम जो गैस एक्सचेंज में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। बाकी उन्होंने बताया हुआ है कि आर्टीरियल PaCO2 आर्टीरियल PCO2 है और PeCO2 जो है वो एक्सपायर्ड एयर PCO2 है। फिजियोलॉजिक डेड स्पेस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एनाटॉमिक डेड स्पेस इन नॉर्मल लंग्स। नॉर्मल लंग्स में फिजियोलॉजिक डेड स्पेस जो है वो एनाटॉमिक डेड स्पेस के ही इक्वल होती है, मे बी ग्रेटर देन द एनाटॉमिक डेड स्पेस इन द लंग डिजीजेज। लेकिन ये एनाटॉमिक डेड स्पेस से ग्रेटर हो सकती है इन द लंग डिजीजेज विद द वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, जिनमें वेंटिलेशन और परफ्यूजन का मिसमैच हुआ हो। तो अब हम देखते हैं वेंटिलेशन की टू टाइप्स है, क्या मिनट वेंटिलेशन और एक है अल्वियोलर वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन को हम VE भी कहते हैं, जैसे द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एंटरिंग लंग्स पर मिनट। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है जो कि लंग्स में एंटर होगा पर मिनट। VE इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस जो हमारे लंग्स में एंटर होगा पर मिनट यानी ईच मिनट, तो उसको हम कहेंगे मिनट वेंटिलेशन। इसको VE से साथ एब्रीविएट करते हैं। VE इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद रेस्पिरेटरी रेट। अल्वियोलर वेंटिलेशन को हम VA के साथ एब्रीविएट करते हैं
जैसे द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट रिचेज एल्वियोलाई ईच मिनट। अब मिनट वेंटिलेशन में जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो लंग्स को रीच कर रही है पर मिनट, जबकि एल्वियोलर वेंटिलेशन में वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो एल्वियोलाई को रीच कर रही है ईच मिनट। एल्वियोलर वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम माइनस वी डी, यानी कि फिजियोलॉजिक डेड स्पेस मल्टीप्लाई विद रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मल वैल्यूज रेस्पिरेटरी रेट जो नॉर्मली होता है वो है 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। टाइडल वॉल्यूम जो है वो नॉर्मली होता है 500 ml पर ब्रेथ, और फिजियोलॉजिक डेड स्पेस जो है वो 150 ml पर ब्रेथ होती है। तो अब हम देखते हैं लंग एंड द चेस्ट वॉल। बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजन्स द स्मॉल प्रेशर्स पल्मोनरी प्रेशर्स आर ऑलवेज प्रेजेंटेड इन द CmH2O, यानी कि सेंटीमीटर वाटर में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पल्मोनरी प्रेशर्स को। ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर्स को हम हमेशा सेंटीमीटर H2O में प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इलास्टिक रिकॉयल। जैसे द टेंडेंसी फॉर द लंग्स टू कोलैप्स इनवर्ड एंड द चेस्ट वॉल टू स्प्रिंग आउटवर्ड। इलास्टिक रिकॉयल में क्या होगा कि जो लंग्स हैं उन्होंने इनवर्ड जाना है और चेस्ट वॉल ने आउटवर्ड जाना है। एट द फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी एयरवे एंड द अल्वियोलर प्रेशर्स इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी के वक़्त अल्वियोलर और एयरवे के जो प्रेशर्स हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं। एंड इंट्राप्लेयूरल प्रेशर इज़ नेगेटिव प्रिवेंटिंग एटेलेक्टेसिस, और जो इंट्राप्लेयूरल प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है। द इनवर्ड पुल ऑफ द लंग इज बैलेंस बाय द आउटवर्ड पुल ऑफ द चेस्ट वॉल। इस तरीके से इनकी बैलेंस हो रही होती है। सिस्टम प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक, जो सिस्टम का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक है। पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज एट अ मिनिमम, और जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इस टाइम पे मिनिमम होगी। तो इसमें यह है कि जो फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी उसमें एयरवे और अल्वियोलर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे, और इंट्राप्लेयूरल प्रेशर जो है वो इसमें नेगेटिव होता है। तो और इस पर मैं देखा कि इनवर्ड पोल ऑफ द लंग इज बैलेंस बाय द आउटवर्ड पोल ऑफ द चेस्ट वॉल। सिस्टम प्रेशर जो है वो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, और पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इसमें मिनिमम है। कॉम्प्लाइंस चेंज इन लंग वॉल्यूम फॉर द चेंज इन प्रेशर डेल्टा वी ओवर डेल्टा पी इसका फॉर्मूला है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल स्टिफनेस एंड इंक्रीज बाय द सर्फेक्टेंट। कॉम्प्लाइंस जो है वो वॉल स्टिफनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और सर्फेक्टेंट से इसने इंक्रीज होना है। इंक्रीजिंग कॉम्प्लाइंस इज इक्वल टू लंग ईजियर टू फिल। अगर कॉम्प्लाइंस इंक्रीज होगी तो इसका मतलब कि लंग ईजिली फिल अप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन एम्फीसमा इन दी ओल्डर अडल्ट्स। और अगर डिक्रीजिंग कॉम्प्लाइंस है तो इसका मतलब कि लंग मोर डिफ़िकल्ट टू फिल, यानी कि लंग आसानी से फिलअप नहीं हो सकता। अगर कंप्लाइंस कम हो रही है तो डिफ़िकल्टी होगी लंग को फिलअप करने पे। तो ये चीज़ हमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस में होगी, जिसमें वॉल स्टिफनेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। निमोनिया में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पल्मोनरी एडीमा। इसके बाद एक टर्म है हिस्टेरेसिस। इसमें यह है कि जो लंग के भरने वाला कर्व है यानी इन्फ्लेशन कर्व फॉलोज अ डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम कर्व देन द लंग डिफ्लेशन, यानी कि जो लंग की इन्फ्लेशन है उसका डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम कर्व है एज कम्पेयर टू द लंग डिफ्लेशन ड्यू टू द नीड टू ओवरकम द सरफेस टेंशन फोर्सेज इन इन्फ्लेशन। इसलिए कि इन्फ्लेशन के दौरान जो है वो सरफेस टेंशन फोर्सेज को भी ओवरकम करना पड़ता है। अब इस कॉम्प्लाइंस वाले कर्व को देख लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ वॉल्यूम दिया हुआ है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में ट्रांस पल्मोनरी स्टैटिक प्रेशर दिया हुआ है सेंटीमीटर ऑफ वाटर में। तो इसमें हमने देखा कि नॉर्मली किस तरीके से जिस तरह ट्रांस पल्मोनरी स्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है इसी तरह से वॉल्यूम ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि कॉम्प्लाइंस में ये लंग चेस्ट वॉल सिस्टम नेट कॉम्प्लाइंस। लेकिन अगर कॉम्प्लाइंस का कर्व इंक्रीज़ हो जाता है, अगर ये ज़ीरो पे ये जो है ये फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी है, ये चीज़ हमने देखा कि ये ज़ीरो पे है। अगर ये चीज़ ज़ीरो से ऊपर आ जाए यानी फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी से ऊपर आ जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एम्फीसमा यानी कि कॉम्प्लाइंस इंक्रीज़ हुई है। तो ये जो एम्फीसमा और ओल्डर अडल्ट्स वाली कंडीशन में हो रही होती है तो ये इसका मतलब कि कॉम्प्लाइंस इंक्रीज़ वाली कंडीशन है। और अगर फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी से नीचे आ रहा हो ये कर्व तो इसका मतलब ये कि कॉम्प्लाइंस डिक्रीज़ हो गई है। इसमें फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस, निमोनिया और पल्मोनरी एडीमा इस तरह की चीज़ें इसमें आएंगी। तो यहाँ पे हमने मेनली ये देखना है कि ज़ीरो पे जो है वो एक लाइन लगानी है और वहाँ से हमने 2.5 पे एक लाइन लगानी है। तो इस लाइन के जहाँ पे जो है वो मिलेगी वो है फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी।
अब अगर कर्व इससे ऊपर आ रहा है तो उसका मतलब कॉम्प्लाइंस इंक्रीज़ हो गई है, अगर कर्व इससे नीचे आ रहा है तो उसका मतलब कॉम्प्लाइंस डिक्रीज़ हो गई है। इसके बाद आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अब हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन को। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी सर्कुलेशन है जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो लो होती है और कॉम्प्लाइंस इसमें हाई होती है। तो कॉम्प्लाइंस इसमें हाई होती है और रेजिस्टेंस लो होती है। डिक्रीज इन द एल्वियोलर ऑक्सीजन कॉजेज हाइपोक्सिक वेसोकंस्ट्रिक्शन। ये पी ए कैपिटल ए अगर लिखा हो तो उसका मतलब कि एल्वियोलर ऑक्सीजन की बात हो रही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई, अगर इसमें डिक्रीज़ हो जाए तो फिर हाइपोक्सिक वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, यानी कि हाइपोक्सिया हो जाता है, उसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। डेट शिफ्ट्स ब्लड अवे फ्रॉम द पोअरली वेंटिलेटेड रीजन्स ऑफ द लंग टू द वेल वेंटिलेटेड रीजन्स ऑफ द लंग। और इस वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से पहले हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया की वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गई और अब जो है वो ब्लड फ्लो भी जो है वो वेल वेंटिलेटेड रीजन्स ऑफ द लंग पे जाएगा, जबकि पोअरली वेंटिलेटेड रीजन्स में नहीं जाएगा। यानी कि जहाँ पे सही से वेंटिलेशन ना हो रही हो वहाँ पे सही से ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, या हम इस तरह कह सकते हैं कि जहाँ पे सही से ऑक्सीजन ना जा रही हो वहाँ पे सही से ब्लड फ्लो भी नहीं जा रहा होता। अब हम देखते हैं यहाँ पे दो लिमिटेशंस हैं, एक है परफ्यूजन लिमिटेड और एक है डिफ्यूजन लिमिटेड। परफ्यूजन लिमिटेड, परफ्यूजन लिमिटेड का मतलब ये है कि जो मतलब ये जो फ्लो है, ये जो गैसेस हैं इनकी जो कैपलरीज़ के अंदर जो इनका जाना है, पल्मोनरी कैपलरीज़ के अंदर इनका जो फ़्लो होना है वो डिपेंड करता है तो टोटली ब्लड फ़्लो पे। परफ्यूजन लिमिटेड का मतलब ये है कि पल्मोनरी कैपलरीज़ के अंदर इन गैसेस का आना टोटली डिपेंड कर रहा है ब्लड फ़्लो पे। तो इन गैसेस में एक आती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। गैस इक्विलिब्रेट्स अर्ली अलोंग द लेंथ ऑफ द कैपलरी। तो गैस इसमें इक्विलिब्रेट करेगी अलोंग द लेंथ ऑफ द कैपलरी, जल्दी लेंथ के कैपलरी के लेंथ के साथ इक्विलिब्रेट कर लेगी गैस। एक्सचेंज कैन बी इंक्रीज ओनली इफ द ब्लड फ्लो इंक्रीजेज। ये बात लिखी हुई है कि इसमें जो है वो गैसेज एक्सचेंज सिर्फ तब इंक्रीज होगा जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। अब डिफ्यूजन लिमिटेड में जो गैसेज हैं उनका पल्मोनरी कैपलरीज़ के अंदर आना टोटली डिपेंड जो है वो ब्लड फ्लो पे नहीं करता, बल्कि ये अल्वियोलर मेम्ब्रेन की डिफ्यूजन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अल्वियोलर कैपलरी की अगर हम देखें कि पल्मोनरी कैपलरीज़ के अंदर गैसेस का आना यानी गैसेस एक्सचेंज अगर टोटली ब्लड फ्लो पे डिपेंड कर रहा है तो वो परफ्यूजन लिमिटेड है, अगर वो जो है वो अल्वियोलर मेम्ब्रेन पे डिपेंड कर रहा है तो वो डिफ्यूजन लिमिटेड है। अब परफ्यूजन लिमिटेड में जो गैसेज हैं वो हमने देख ली। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन लिमिटेड में एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें आती है। गैस डज नॉट इक्विलिब्रेट बाय द टाइम ब्लड रीचेज द एंड ऑफ द कैपलरी। अब परफ्यूजन लिमिटेड में इक्विलिब्रेशन जल्दी हो जाती है, लेकिन डिफ्यूजन लिमिटेड में इक्विलिब्रेशन नहीं हो रही होती इवन व्हेन द ब्लड रीचेज द एंड ऑफ द कैपलरी। ऑक्सीजन डिफ्यूज स्लोली, ऑक्सीजन ने तो बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होना है, वाइल द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज वेरी रैपिडली अक्रॉस द अल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो असल चीज़ है वो अल्वियोलर मेम्ब्रेन है। ऑक्सीजन ने स्लोली डिफ्यूज़ होना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाना है अक्रॉस अल्वियोलर मेम्ब्रेन। डिजीज स्टेट्स दैट लीड टू द डिफ्यूजन लिमिटेशन, वो बीमारियाँ जिन्होंने डिफ्यूजन लिमिटेशन करवानी होती है, यानी कि जिनका ये गैस एक्सचेंज जो है वो डिपेंड कर रहा होता है अल्वियोलर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पल्मोनरी फाइब्रोसिस इसकी एग्जांपल है, आर मोर लाइकली टू कॉज अर्ली हाइपोक्सिया दैन हाइपरकैपनिया। तो ये वाली जो बीमारियां हैं ये हाइपोक्सिया करवाती हैं एज कम्पेयर टू हाइपरकैपनिया। हाइपोक्सिया यानी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन और हाइपरकैपनिया यानी कि एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहले हाइपोक्सिया करवाएंगी और हाइपरकैपनिया से पहले हाइपोक्सिया करवाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं क्रोनिक हाइपोक्सिक वेसोकंस्ट्रिक्शन में लीड टू द क्रोनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन विदाउट कॉर्पोरमोनेल। अगर बहुत ज़्यादा देर तक हाइपोक्सिक वेसोकंस्ट्रिक्शन होती रहे तो फिर जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है विद और विदाउट कॉर्पोरमोनेल। इसके बाद डिफ्यूजन का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, डिफ्यूजन इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई डी के मल्टीप्लाई बाई P1 माइनस P2 डिवाइडेड विद द डेल्टा एक्स।
अब इधर ए जो है वो एरिया है, डेल्टा एक्स कहते हैं अल्वियोलर वॉल थिकनेस को, डी के हम कहते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ गैस को, P1 माइनस P2 इज द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर्स, एरिया डिक्रीजेज इन एम्फीसमा। अगर एरिया डिक्रीज हो रहा तो उसका मतलब डिफ्यूजन भी डिक्रीज होगी, क्योंकि डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, जबकि अल्वियोलर वॉल थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अल्वियोलर वॉल थिकनेस इंक्रीजेज इन पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसका मतलब कि यहाँ पे डिफ्यूजन डिक्रीज होगी। तो अब उसके बाद देखते हैं DLCO, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड इज द एक्सटेंट टू विच द कार्बन मोनोऑक्साइड पासिस फ्रॉम द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स इनटू ब्लड। तो ये वो एक्सटेंट है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लंग्स के एयर सैक्स से निकलकर ब्लड में जाएगी। तो उसके बाद इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में जो सबसे पहले ज़ीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हमें दी हुई है लेंथ अलोंग द पल्मोनरी कैपिलरी, और वाई एक्सिस हमें दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर। इसके बाद इस ग्राफ को देखते हैं, तो इसमें जो है वो एक्स एक्सिस में लेंथ अलोंग पल्मोनरी कैपिलरी दी हुई है और वाई एक्सिस में पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक जो लाइन गुजर रही है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वियोलर एयर, और एक लाइन गुजर रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अल्वियोलर एयर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डिफ्यूजन लिमिटेड है उसको कोई भी जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अल्वियोलर मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन लिमिटेड, तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो डिफ्यूजन है वो हमने देखा कि इसको कोई लिमिटेशन नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो प्रोग्रेस करती जाएगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं परफ्यूजन लिमिटेड को। तो परफ्यूजन में ये होता है कि गैस को इक्विलिब्रेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जौन सा इसमें है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड, तो इसने जो है वो इक्विलिब्रेशन की और उसके बाद ये इक्वल हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अल्वियोलर एयर के, यानी P स्मॉलर AO2 जो है वो P कैपिटल AO2 के इक्वल हो गया इक्विलिब्रेशन के बाद। लेकिन यहाँ पे इसी तरीके से हमने देखा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड है, इस तरह इसने भी इक्विलिब्रेशन की और इक्विलिब्रेशन करने के बाद ये भी इक्वल हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वियोलर एयर के। तो ये जो है ये परफ्यूजन लिमिटेड जो है इनको इक्विलिब्रेशन करनी होती है और इक्विलिब्रेशन के बाद ये बिल्कुल अल्वियोलर प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि फाइब्रोसिस में, क्योंकि जो है वो फाइब्रोसिस के वक़्त जो है वो हमने देखा कि इसमें डिफ्यूजन लिमिटेड, तो इसमें यह है कि जो सी डिफ्यूजन लिमिटेड है फाइब्रोसिस है, इसमें यह है कि इसमें हाइपोक्सिया हो रहा है, क्योंकि इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है इन दी पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अल्वियोलर एयर के इक्वल नहीं आ पाया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर का जो है कर्व वो जो है वो इक्वल नहीं आ पाया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के इन दी अल्वियोलर एयर। तो इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे हाइपोक्सिया हुआ है। तो ये हाइपोक्सिया तब होगा उन डिजीज स्टेट्स में हो रहा होता है जो डिफ्यूजन लिमिटेड होती हैं। तो ये चीज़ इस ब्लू कर्व में दिखाई हुई है। अगर किसी को ये कर्व ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए तो उसको चाहिए कि वो कमेंट्स में ज़रूर बताए। इसके बाद हम देखते हैं पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस को। पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस में ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी माइनस प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम डिवाइडेड विद द कार्डिक आउटपुट। तो इसमें यह है कि डेल्टा P द डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाई R। सो R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर कार्डिक आउटपुट। तो इसमें जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है 8NL डिवाइडेड विद द बाई R4। P पल्मोनरी आर्टरी का मतलब है कि प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। PL एट्रियम का मतलब है कि पल्मोनरी आर्टरी एक्लूजन प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी एक्लूजन प्रेशर आल्सो कॉल्ड द पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। तो हमने देखा है कि प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी माइनस द पल्मोनरी आर्टरी एक्लूजन प्रेशर या फिर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर डिवाइडेड विद कार्डिक आउटपुट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला है 8NL। ये N हम कहते हैं विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को यानी स्टिकीनेस को, और L हम कहते हैं वेजल लेंथ को।
पाई आर 4, तो आर इसमें है द वेजल रेडियस। तो एक इसका फॉर्मूला हो गया 8NL डिवाइडेड विद पाई आर 4। एक इसका फॉर्मूला हो गया पी पल्मोनरी आर्टरी माइनस PL एट्रियम डिवाइडेड विद कार्डिक आउटपुट। और एक इसमें फॉर्मूला था जिससे हमने एक और फार्मूला निकाला, वो ये था कि डेल्टा पी इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाई आर होता है। तो आर को अगर हम साइड पे कर लें तो डेल्टा पी ओवर कार्डिक आउटपुट बन जाएगा। तो ये 3 फार्मूलाज यहाँ पे जो है वो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस के दिए हुए हैं। इसके बाद आता है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। तो ये हम जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने 690 पेज तक हमने कवर कर लिया है। और इसमें ये जो ग्राफ है इसको अगर कोई अच्छे तरीके से समझ सका है तो वो कमेंट्स में ज़रूर एक्सप्लेन करें।